विमला अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रही थी। विमला का परिवार पूरा भरा परिवार था, जिसमें विमला की बहू, बेटा, पति सब थे। एक रोज हॉल में बैठी विमला अपनी बहू सुनीता से कहती है, बहू, जब भी तू खाना बनाती है तो अपने पापा जी के लिए पहले खाना निकाल दिया कर, वो घर के बड़े हैं। जी माँ जी, लेकिन उनके लिए पहले क्यों खाना निकाल दूं? बाद में भी तो वही खाना होगा ना, कोई बदल थोड़ी ही जाएगा। बहू, तू जानती नहीं अपने ससुर को, बहुत गुस्से वाले हैं वो। उनसे कोई उल्टा बोले तो घर में ही मारपीट करने लगते हैं। इस बात से तो सुनीता वाकिफ हो जाती है कि उसका ससुर बहुत गुस्से वाला है, जिसके सामने कोई बोल नहीं सकता, और किसी ने कुछ बोला भी तो वो उसके गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहे। एक रोज विमला की सबसे खास दोस्त और पड़ोसन कांता विमला के घर आती है। सुन विमला, आज मैंने जो अपनी आँखों से देखा है उस पर विश्वास करना तेरे लिए भी नामुमकिन है, लेकिन वो सच है। बोल ना, ऐसी क्या बात है और तू ऐसे क्यों बोल रही है जैसे बात कुछ गड़बड़ करने वाली है। आज मैंने भैया को देखा। एक 15 साल का लड़का मार्केट में पापा पापा कह रहा था, और भैया भी उसे कह रहे बेटे जिद नहीं करते, शायद कुछ दिला रहे थे। कांता, मुझे पता है तू मेरी कितनी अच्छी और पुरानी सहेली है, लेकिन मेरे उनके ऊपर तू ऐसे झूठे आरोप ना लगा। वो तो दिल के थोड़े गुस्से वाले हैं, पर ऐसा काम नहीं करेंगे। तू मुझ पर विश्वास कर, उनके साथ एक औरत भी थी, वो जवान थी और सुंदर भी। तो तू ये कहना चाह रही है कि मेरे मर्द का कहीं और चक्कर चल रहा है? मैं सिर्फ बता रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी। वो ऐसे है ही नहीं। कांता और विमला की ये बातें बहादुर भी सुन लेता है, लेकिन विमला की हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपने पति बहादुर से ये पूछे कि आखिर कांता ने जिस बच्चे और औरत को बहादुर के साथ देखा था वो कौन थे। देर रात सबके सो जाने के बाद बहादुर जैसे ही बिस्तर से उठता है, वैसे ही विमला की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसका पति तो घर का गेट खोल कांता के घर गया है, और वो कांता के घर में जाकर कांता और उसके पति से कहता है, अबे शाम के बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। अपनी पत्नी कांता को जरा संभाल के रख। अरे हमारी पत्नी विमला की दोस्त बन कर उसको झूठी झूठी बातें बताती रहती है और वो के बातों में आ जाती है और हमारे घर में आग लग जाती है। अरे हम सोचते हैं कि हमारे घर में शांति रहे, लेकिन जो तुम्हारे जोरू है ना, उनको हमारे घर में शांति लगता है पसंद नहीं आती, और वो नहीं चाहती हमारे घर में शांति रहे। अरे उनको बोल दे कि दूसरे के मामले से तनिक दूर रहा करे, वरना राज तो बेटवा तेरा भी है हमारे पास, हम बता देंगे तेरे जोरू को। इसलिए कह रहा हूँ अपनी पत्नी को थोड़ा लगाम से रख। अरे साहब, आप तो बुरा मान गए। कल से न इसका आपके घर आना जाना ना थोड़ा कम करवा देता हूँ। वैसे भी आजकल बहुत जाने लगी आपके घर। अरे जैसा सही लगा वैसा ही कर, लेकिन ये सब दोबारा सुनने को ना मिले मुझे, वरना सोच ले तुझे क्या क्या सुनने को मिलेगा। ये बातें खिड़की के जरिए बाहर से विमला सुन लेती है। उस वक्त तो वापस आकर वो सो भी जाती है, लेकिन सोते हुए वो सोच रही होती है, हो न हो कांता सही कह रही हो, लेकिन ये ऐसा कर कैसे सकते हैं, या फिर कांता की नजरों को धोखा हुआ हो। अगले दिन सुबह विमला जैसे ही बहादुर के लिए खाना लेकर आती है, वैसे ही कांता आती है और विमला से कहती है, विमला, मुझे लगता है मैंने गलती से देख लिया था सब। अरे क्या सब देख लिया तुमने? तनिक हमका भी बताओ। वो हमारी बात है, ऐसे ही कुछ। बस विमला, यही कहने आई थी। ये बोलकर कांता जाने को होती है कि तभी एक 15 साल का बच्चा लिए एक सुंदर सी औरत एंट्री लेती है, जो और कोई नहीं विमला की सोतन और बहादुर की दूसरी पत्नी थी, जिसे देखकर सुनीता कहती है, अरे अरे आंटी जी, कहाँ घुसी चली आ रही हो घर में? ये तो वही है जिसे मैंने कल देखा था। विमला को देखकर शांति उससे पूछती है, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी सौतन रिश्ते में, पर हम बहनों की तरह रह सकते हैं। ये सुनकर बहादुर खांसने लगता है। तभी शांति बोलती है, अरे आप तो इंट्रोडक्शन भी नहीं दे रहे हो हमारा, आप तो बस खासे जा रहे हो। अरे अरे कौन हो तुम? मैं आपकी वैलिड वाइफ और ये आपका बच्चा। जी, ये क्या कह रही है? आपने इससे शादी की है? मैंने कहा था ना तुझे, मैंने भैया को देखा था एक औरत और बच्चे के साथ। पापा जी, आपने इस उम्र में शादी की है, जब आपके नाती पोते बड़े हो रहे हैं, इस बच्चे के बराबर हो रहे हैं। अरे अरे
अरे हम तो इको जानते भी नहीं। अरे बाहर निकालो इको। इतनी भी क्या जल्दी है, ये हमारी शादी का प्रूफ है जो हमने साथ में फोटोज ली थी, और कोर्ट मैरिज के कागज भी हैं। अगर इस पर भी किसी को विश्वास नहीं है तो इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लो। अब आप ही बताएं कि ये सच है या नहीं। अरे वो का है ना, एगो मजबूरी में हमको इसे शादी करनी पड़ी। और मुझसे कौन सी मजबूरी में शादी करी थी फिर? इस बात को लेकर घर में मानो एक तूफान ने दस्तक दी हो। अगले ही दिन से सुनीता पर दोनों सासें अपने अपने काम को लेकर हुक्म जमाने लगी, जिसमें विमला जैसे ही सुनीता को चाय बनाने को बोलकर जाती, वैसे ही शांति आती और सुनीता से कहती, बहू मेरे लिए और घर वालों के लिए कॉफी बना दे। पर माँ जी ने चाय बनाने को बोला है सबके लिए। पर अब मैंने तुझे कहा है ना, सबके लिए कॉफी ही बनेगी। विमला सुनीता को चाय बनाने के लिए बोल देती है, लेकिन शांति कॉफी बनवा देती है। और जब सबको कॉफी मिलती है तो चाय पीने वाले सुनीता को सुनाने लगते हैं। लेकिन सुनीता भी क्या कर सकती थी, वो तो इस सौतन की लड़ाई में फंस चुकी थी। एक रोज जैसे ही सुनीता विमला के कपड़े धोकर निकलती है, वैसे ही शांति अपने बहुत सारे कपड़े लाकर सुनीता को दे देती है। बहू इसे भी धोना है। क्यों माँ जी, अब मैं नहीं धोने वाली कपड़े। क्यों नहीं धोएगी, जबकि तू अभी कपड़े ही धो रही है। क्योंकि वो मेरे कपड़े हैं, इसलिए वो तेरे कपड़े नहीं धोएगी। क्योंकि मेरा काम हो गया है। अब रोज रोज दो सासों के ताने और उनका काम करके बेचारी सुनीता का बहुत बुरा हाल हो जाता है और वो पूरे पूरे दिन काम करती रह जाती थी। ऐसे में एक रोज कांता के साथ बैठकर बातें कर रही सुनीता कांता से कहती है, कांता आंटी, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ अपने सासों से, काम और ताने सुन सुनकर। अब आप ही कुछ बताओ ना। मैं भी तो बहुत परेशान हूँ अपनी प्यारी विमला सहेली को ऐसे देखकर। हमें ही इसके बारे में पता लगाना होगा क्या कैसे है। अगले दिन कांता विमला के घर आती है और सुनीता से कहती है, बहू सुन, सब्जी लेने नहीं चलेगी? तूने कहा था साथ चलना है, इसीलिए ही बुलाने आई हूँ। सब्जी लेने के बहाने कांता के साथ सुनीता शांति का पता लगाने निकल पड़ती है, जहां वो दोनों शांति के आईडी प्रूफ के जरिए शांति के मोहल्ले तक पहुंचते हैं, जहां जाकर पता चलता है कि शांति पैसे वाले लोगों को फंसाकर उनके पैसे हड़पने के लिए अब तक कई शादी कर चुकी है और वो लोगों को ब्लैकमेल भी करती थी। अब जब सुनीता और कांता शांति के एड्रेस पर पहुंचती है तो उन्हें शांति का एक अलग रूप देखने को मिलता है। हालांकि ये बात पता करके कांता और सुनीता घर आ जाते हैं। अगले दिन सुनीता के घर पुलिस आती है और वो सुनीता से कुछ बातें कर रही होती है। तभी पुलिस को देखकर शांति भागने लगती है और वो गिर जाती है। ये देखकर सुनीता शांति से कहती है, माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ। तभी शांति को मुंह छुपाता देख पुलिस ऑफिसर शांति से कहता है, मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन कहाँ याद नहीं आ रहा है। देखा होगा कहीं, लेकिन मेरी शक्ल इतनी भी अनजानी नहीं है। अच्छा, आप तो वही हो ना जिसे ब्लैकमेलिंग के लिए पकड़ा था? जी मुझे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अरे आप तो बहुत फनी हो। और हम आपको एक बार फिर फ्रॉड सबूत और ब्लैकमेलिंग के जुल्म में अंदर करते हैं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, बल्कि इसने ही मुझसे शादी की है। अरे देखो तो, अरे शक्ल कितनी सुंदर है, लेकिन जुबान देखो कितना झूठ बोलती है। अरे सर हम आपको सच बताते हैं, इन्हें झूठ बोल रही है और ये हमको ब्लैकमेल की, और हम अपने घर वालों को सच बता पाते उससे पहले ही हमने घर आ पहुंची। ऐसे सुनीता और कांता की होशियारी की वजह से सुनीता अपनी एक सास से छुटकारा पा लेती है और दूसरी सास तो पहले से ही शरीफ थी। वो तो अपने सौतन को देखकर रंग बदल रही थी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से बहादुर भी सुधर जाता है और वो अपनी बहू सुनीता का शुक्रगुजार करता है और उसे अपनी इस गलती का एहसास होता है कि वो शांति की बातों और खूबसूरती में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार को उसके साथ इस मुसीबत से गुजरना पड़ रहा था। अंजू और मंजू दोनों सगी बहनें थी। बचपन से ही दोनों एक ही कमरे में रही, एक ही क्लास में पढ़ी, यहाँ तक कि दोनों अक्सर साथ रहती थी। बीतते समय के साथ अब दोनों काफी बड़ी हो चुकी थी और दोनों की शादी की उम्र हो गई थी। इसीलिए अंजू मंजू की माँ कमला दोनों की शादी के लिए रिश्ते की बात करने, पंडित जी, मेरी दोनों बेटियां अंजू और मंजू अब शादी के लायक हो गई हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उन दोनों के लिए अच्छे रिश्ते बता दो। कमला बहन, आजकल अच्छे लड़के भला कहाँ मिलते हैं? अरे थोड़ा ढूंढना पड़ता है,
तब जाकर बड़ी मुश्किल से कोई समझ आता है। तो तुम इसलिए सब्र रखो और जरा एक बात ये बताओ कि लड़के एक ही घर के चाहिए या फिर अलग अलग? मैंने सुना है कि दो बहनों की शादी एक घर में नहीं करनी चाहिए, वरना आगे जाकर दोनों में बहुत झगड़े होते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अलग अलग घर में ही लड़के देखें। ठीक है कमला जी, मैं आपकी दोनों बेटियों के लिए जल्द ही अच्छा रिश्ता ढूंढता हूँ। इतना कहकर अब कमला वहाँ से चली जाती है और यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। कमला के घर एक दिन पंडित जी आते हैं और कमला उनसे कहती है, अरे पंडित जी आइए, आज कैसे आना हुआ आपका हमारे घर में? लगता है कमला जी आप भूल गई हैं। कुछ दिनों पहले आप हमारे पास आई थी अपनी बेटियों की शादी की बात करने के लिए, और मैं उन्हीं के लिए रिश्ता बताने आया हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? जल्दी बताओ, कौन है वो लड़के और उनका परिवार? पंडित कमला को सब बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर कमला की दोनों बेटियाँ अंजू और मंजू आती है और कमला उन्हें देखकर कहती है, अरे अंजू मंजू, आ गई तुम दोनों? यहाँ आओ, देखो पंडित जी ने तुम्हारे लिए रिश्ते देखे हैं। आओ तुम दोनों भी देख लो जरा लड़कों को। देखने में तो बहुत अच्छे हैं, खानदान भी अच्छा है दोनों का। क्या कहा माँ? आप हमारी शादी करवा रही हैं और आपने रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए, हमें बताए बिना ही? अरे इसमें अब तुम दोनों से क्या पूछना, बेटी हो तुम दोनों मेरी। अब शादी के रिश्ते भी तो मैं ही देखूंगी ना। मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में हो। हाँ माँ, आपने सही सोचा है। अगर मेरी और अंजू की शादी एक ही मंडप में होगी तो आपका खर्चा भी कम होगा, खाने पीने में भी ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। मुझे पता था मेरी बेटी मेरी बात जरूर समझेंगी। अब देखो अंजू बेटी, तुम्हारे पापा तो है नहीं जो वो तुम दोनों की शादी अलग अलग करवा देते। अब मैं अकेली कहाँ तक कर पाऊंगी ये सब, इसलिए सोचा एक ही मंडप में दोनों की शादी करवा दूं। ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं भी कर ही लूंगी शादी, लेकिन लड़का मैं खुद पसंद करूंगी। तभी तो पंडित जी को बुलाया है बेटी। तुम अपनी पसंद से खुद देख लो जिस लड़के से तुम शादी करना चाहो। हाँ माँ, लाओ मुझे 2 फोटोज। कमला अपनी दोनों बेटियों को उन दोनों लड़कों की तस्वीर दिखाती है और दोनों लड़कियां तस्वीर देखकर बहुत खुश होती है। अंजू को एक स्मार्ट लड़के से शादी करनी थी और मंजू एक नॉर्मल जीवन साथी चाहती थी। तभी पंडित जी अंजू और मंजू से कहते हैं, देखो बेटी अंजू मंजू, जिन लड़कों की तस्वीर तुम दोनों के हाथ में है वो दोनों ही एक अच्छे परिवार से हैं। ये दोनों लड़के तुम दोनों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ पंडित जी, मुझे ये लड़का पसंद है, मैं राजी हूँ माँ शादी के लिए। माँ, आपको जो लड़का मेरे लिए सही लगे आप मेरी शादी उससे करवा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपनी दोनों बेटियों की बात मानकर कमला पंडित से रिश्ता पक्का करने की बात कहती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन लड़के वाले भी अंजू मंजू के घर शादी की बात पक्की करने आते हैं और दोनों को ही लड़के वाले पसंद कर लेते हैं। फिर शादी की डेट पक्की कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद से ही घर में शादी की तैयारियां शुरू होती है। दोनों बहनें अब शादी के कपड़े खरीदने अपने अपने होने वाले पतियों के साथ शॉपिंग मॉल जाती है, जहां मंजू का होने वाला पति राकेश उससे कहता है, मंजू देखो वो वाला जो लहंगा है कितना अच्छा है ना, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ सही कहा आपने, मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है? अरे तो क्या हुआ, महंगा है तो। अरे हमारी शादी भी तो पहली बार हो रही है और मैं चाहता हूँ कि शादी में मेरी होने वाली बीवी सबसे सुंदर नजर आए। अरे आप ये सब क्या कह रहे हैं, मुझे तो अब शर्म आ रही है। सुनो कार्तिक, मैं भी ऐसा ही एक लहंगा लेना चाहती हूँ, लेकिन इससे भी महंगा। क्या कहा, इससे महंगा? अरे अंजू, ये लहंगा ही कितना महंगा है, इससे कम कीमत वाला कोई और देख लो। आखिर शादी में ही तो पहनना है और फिर रखे ही रहना है इसे। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि हमारी शादी में मैं ज्यादा सुंदर लगूं? मेरे लिए तो तुम ही सबसे ज्यादा सुंदर हो। मैं तो बहुत सिंपल शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा कि वो एक ही मंडप में तुम दोनों की शादी करवाना चाहती है। इतना कहकर कार्तिक आगे चला जाता है और अंजू गुस्से में उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जिसके बाद राकेश मंजू को बहुत महंगी महंगी चीजें दिलवाता है, लेकिन वहीं कार्तिक कंजूसी करता है और इस बात से अंजू को बहुत गुस्सा आता है। कुछ घंटे शॉपिंग करने के बाद दोनों अपने अपने कपड़े एक दूसरे को दिखाती है। मंजू का सारा सामान देखकर अंजू उससे बहुत जलती है।
अब धीरे धीरे शादी का दिन पास आ गया था और अब दोनों की हल्दी की रस्म थी। मंजू की ससुराल से उसका हल्दी का जोड़ा आता है, लेकिन अंजू के ससुराल से एक सिंपल पीला सूट आता है। तभी कमला की पड़ोसन विमला कहती है, अरे कमला बहन, ये सब क्या है? आज तुम्हारी दोनों बेटियों की हल्दी की रस्म है और देखो मंजू के ससुराल से कितना महंगा सूट और सामान आया है, लेकिन अंजू के ससुराल से तो बस एक सूट, वो भी सिंपल सा आया है। ये तो गलत बात है ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है विमला बहन, ये तो मेरी बेटियों की किस्मत है। मंजू की किस्मत में अच्छा सूट था तो उसे वो मिल गया और अंजू की किस्मत में सिंपल। फिर भी कमला बहन, उन्हें जरा सा तो ये सोचना चाहिए ना कि दो बहनों की एक ही मंडप में शादी हो रही है। कम से कम दोनों को बराबर का सम्मान तो आना चाहिए। ये तो दोनों में भेदभाव होगा, कितना बुरा लगेगा उस बेचारी अंजू को। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरी अंजू बहुत समझदार है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो आप और आपकी बेटी जाने, हमें क्या, हम तो शादी में आए हैं और चले जाएंगे, लेकिन आपकी बेटी कहीं इस बात को दिल से न लगा ले। कमला की भड़काऊ बातें सुनकर अंजू को गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। और ये सब देखकर मंजू को अच्छा नहीं लगता और मंजू अपना वो महंगा वाला हल्दी वाला सूट अपनी बहन अंजू को दे देती है और खुद वो सिंपल सूट पहन लेती है। धीरे धीरे अब शादी का वक्त भी पास आ गया था। आखिर में वो दिन आ जाता है जिस दिन अंजू और मंजू दोनों बहनों की एक ही मंडप पर शादी थी। शादी वाले दिन दोनों ही एक कमरे में तैयार हो रही थी। जब लड़कियां उन दोनों को देख रही थी तो अंजू से ज्यादा मंजू की तारीफ कर रही थी। ये देखकर अंजू को बहुत जलन होती है। कुछ देर बाद बारात घर के बाहर आ जाती है और अंजू मंजू से कहती है, मंजू, मैं शादी नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अंजू, तू ये क्या कह रही है? ये कोई मजाक का समय नहीं है, बाहर हमारी बारात आई हुई है, तू ऐसे कैसे मना कर सकती है? मंजू, मैं राकेश से प्यार करती हूँ, लेकिन अब देर हो गई बताने में, पर अगर मैं शादी करूँगी तो उससे ही, वरना किसी से नहीं। इतना कहकर अब अंजू मरने का नाटक करती है। ये सब देखकर मंजू को मजबूरन अपनी बहन की शादी अपने होने वाले पति से और खुद उसके होने वाले पति से शादी करनी पड़ती है और एक ही मंडप में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब सबको सच्चाई का पता चलता है तो बहुत बवाल होता है, लेकिन अफसोस जिस लालच में अंजू ने राकेश से शादी की वो पूरा नहीं होता, क्योंकि जिस पैसे का राकेश दिखावा करता था वो सब झूठ था, बल्कि वो तो एक टूटे फूटे घर में रहने वाला था। शादी के लिए उसने लोन लिया था। वहीं मंजू की शादी जिस घर में होती है वो किसी महल से कम नहीं था। तुलसी मायके से भी गरीब परिवार से थी और उसकी शादी भी गरीब परिवार में ही हुई थी, लेकिन तुलसी को इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि वो अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी। लेकिन उसकी चाची सुशीला, जो कि बहुत अमीर थी, वो जब भी तुलसी के घर आती तो किसी न किसी बहाने से उसकी गरीबी के चलते उसे और उसके ससुराल वालों को नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन तुलसी अपने सभी घर वालों के साथ हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। तभी उसकी चाची सुशीला अपने ड्राइवर के साथ उनके घर पहुंचती है और देखती है कि सभी अपनी थाली में सूखे चावल और प्याज लेकर बैठे हैं। तभी वो कहती है, ओह माय गॉड, तुम लोग ये क्या खा रहे हो? इस तरह का खाना तो हमारे घर के नौकर भी नहीं खाते। तुम लोग कैसे खा रहे हो? ये भी कोई खाने की चीज है? ये कौन है जो हमारे घर में खड़ी होकर हमारी बेइज्जती कर रही है? हम तो इन्हें नहीं जानते हैं। बहू, तू जानती है क्या इस औरत को? वो माँ जी, ये मेरी चाची जी हैं। हमारी शादी के समय ये शहर में नहीं थी, शायद इसलिए आज हमसे मिलने आई हैं। लेकिन बहू, ये तो मुझे बहुत घमंडी लग रही है। इसको किस बात का इतना घमंड है? और किस बात का घमंड होगा माँ जी पैसों को छोड़कर? मेरी चाची जी बहुत पैसे वाली हैं, बहुत अमीर हैं, लेकिन साथ में घमंडी भी हैं। इसलिए माँ और पिताजी ने इन्हें मेरी शादी में नहीं बुलाया था। सभी लोग सुशीला को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं देता, जिस पर सुशीला को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए तुलसी से कहती है, तुलसी, ये क्या हो रहा है? कोई मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? यहाँ सभी आपस में बात करने में लगे हुए हैं, जैसे किसी को मैं दिखाई ही नहीं दे रही हूँ। लगता है मेरा यहाँ आना तुझे और तेरे ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मेरे ससुराल वाले आपको जानते नहीं हैं और मैं भी अचानक से आपको यहाँ देखकर
चौंक गई थी। और कोई बात नहीं है, आप अंदर आइए ना। कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ तुमसे और तुम्हारे ससुराल वालों से मिलने आई थी। लेकिन यहाँ तुम्हें और तुम्हारे ससुराल वालों के साथ सूखे चावल और प्याज खाते देखकर मुझे इतना तो पता चल गया कि तुम्हारा सिर्फ घर बदला है, हालात नहीं। शादी से पहले भी तेरी हालत गरीबों वाली थी, शादी के बाद भी तेरा यही हाल है। पर तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। सुशीला इतना कहकर अपने ड्राइवर को गाड़ी में रखी फलों की टोकरी लाने को कहती है, जिसे सुनकर ड्राइवर भागते हुए गाड़ी के पास जाता है और उसमें से फलों से भरी टोकरी को लेकर घर के अंदर आता है। तभी सुशीला फलों की टोकरी को उसकी सास गायत्री के हाथों में रखते हुए कहती है, मेरा नाम सुशीला है और मैं आपकी गरीब बहू की अमीर चाची हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे होते हुए आपको ये सूखे चावल और प्याज खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। सुशीला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने ससुराल वालों की इंसल्ट होते देखकर तुलसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। समय बीतता है। तभी एक दिन तुलसी अपनी सास के पैर दबा रही थी। तभी वो देखती है कि कुछ लोग उसके घर में फर्नीचर का सामान जैसे डाइनिंग टेबल, बेड, पंखा लेकर उसके घर आते हैं। तभी उसका पति पुनीत भी अपने ऑफिस से घर पहुंचता है और अपने घर में इतना सामान आते देखकर उन लोगों से कहता है, अरे ये सब क्या हो रहा है? इतना सारा सामान किसने मंगवाया है? देखिए भाई साहब, आप ये सारा सामान गलत घर में लेकर आ गए हैं। हमारी हैसियत नहीं है इतना सारा सामान मंगवाने की। आप इसे वापस ले जाइए। जी नहीं, हम बिल्कुल सही एड्रेस पर आए हैं। हमें यही का एड्रेस दिया गया था सामान डिलीवर करने के लिए। ये क्या मजाक है? जब हमने बोला कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम ये सामान खरीद सके, तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा? आपको इस सामान की कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सारी पेमेंट तो हो चुकी है। क्या? किसने किया पेमेंट? हाँ बताइए ना भैया, किसने करी पेमेंट इन सारे सामानों की? तुलसी और पुनीत उस आदमी से बहस कर रहे थे। तभी उसकी चाची सुशीला वहाँ आती है और हंसते हुए कहती है, इन सभी सामान की पेमेंट मैंने करी है। वो क्या है ना कि उस दिन तुझे जमीन पर बैठे देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने ये तेरे लिए किया। माना ये तेरा ससुराल है, लेकिन मैं तेरी अमीर चाची हूँ, तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। देखिए चाची जी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे भी हैं ठीक हैं, खुश हैं। अब सामान आप वापस ले जाइए। तुम होते कौन हो मेरी बेइज्जती करने वाले? मैंने ये सब अपनी बेटी के लिए किया है। और आपको किसने हक दिया चाची जी कि आप मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करें अपनी अमीरी का रौब दिखाकर? तुलसी की बातें सुनकर उसकी चाची बहुत चिढ़ जाती है और वो गुस्से में उन्हें बहुत सुनाती है। तभी तुलसी भी उनके लाए हुए सारे सामानों को उनके साथ रवाना कर देती है। ये सारा तमाशा तुलसी के मोहल्ले वाले देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सुशीला अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी पड़ोसन कांता गायत्री से कहती है, गायत्री, तेरी गरीब बहू की अमीर चाची तो लगता है कुछ ज्यादा ही अमीर है, तभी तो एक झटके में इतना सारा सामान खरीद लाई। लेकिन तेरी बहू मूर्ख है जो इसने सब वापस कर दिया। खुद तो गरीब घर से आई, कुछ लेकर नहीं आई, और जब मिल रहा है तो ठुकरा रही है। कुछ समझा अपनी बहू को। तुलसी ने बिल्कुल सही किया है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन भिखारी नहीं हैं जो किसी से भी भीख ले लें। तेरी बहू के साथ साथ तेरा बेटा भी पागल हो गया है जो घर आई लक्ष्मी को ठुकरा रहा है। तू इसे समझाती क्यों नहीं है? समझने की जरूरत तुझे है, मेरे बेटे और बहू को नहीं। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ तो पूरा घर ही पागल है। मरो इसी गरीबी में, तुम लोग हो ही इसी लायक। कांता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, लेकिन तुलसी की अमीर चाची उसे उसकी गरीबी के चलते नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन सुशीला गेस्ट के तौर पर कंपनी के उद्घाटन समारोह में जाती है, जहां वो पुनीत को ड्राइवर के कपड़ों में दिखती है, जिसे देखकर वो कंपनी के मालिक से कहती है, शर्मा जी, ये ड्राइवर के कपड़ों में जो आदमी खड़ा है ये आपका ड्राइवर है क्या? जी हाँ मैडम, ये मेरा ड्राइवर है। क्या हुआ, आप इसे जानती हैं क्या? हाँ, वो क्या है ना कि इत्तेफाक से ये मेरी बेटी का पति है, लेकिन ये आदमी ठीक नहीं है। एक नंबर का घमंडी और सरफिरा इंसान है। मैं तो कहती हूँ आप इसे अभी नौकरी से निकाल दीजिए। आप ये क्या कर रही हैं? इस तरह से तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं तो अपना घर भी नहीं चला पाऊंगा। तुमने अपने परिवार से मुझे बेइज्जत करके निकाला था ना, अब इसका बदला मैं तुम्हारी नौकरी छीन कर लूंगी। अब दिखाती हूँ मैं तुम्हें अमीर होने की ताकत।
देखिए शर्मा जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी का उद्घाटन करूं, तो आपको इसे नौकरी से निकालना होगा, वरना मैं जा रही हूं। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए, मैं अभी से नौकरी से निकाल देता हूँ। पुनीत का मालिक इतना कहकर उसी टाइम उसे नौकरी से निकाल देता है, जिसके बाद वो निराश मन से घर लौट आता है और अपनी माँ और पत्नी को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर गायत्री अपना सर पकड़ते हुए जमीन पर बैठ जाती है और कहती है, बेटा, हमारी गरीब बहू की अमीर चाची ने तो हमारा जीना हराम करके रखा है। अभी तक तो अमीरी का रौब झाड़ती थी, लेकिन अब तो मेरी बेटे की नौकरी भी छीन ली। अब घर कैसे चलेगा? अपनी सास की बात सुनकर तुलसी को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे अपनी चाची के घर जाती है और उन्हें सुनाते हुए कहती है, चाची जी, ऐसे पैसों का क्या करेंगी जो किसी को दुखी करके मिले? आपके पास पैसों के सिवा और है ही क्या? आपने अपनी इस अमीरी के घमंड में सब खो दिया है। पहले चाचा जी चले गए, उसके बाद आपके बच्चे, और आज आपने मुझे भी खो दिया। ध्यान से देखिए अपने आसपास, पैसों के सिवा आपके पास अपना कहने वाला और कोई नहीं है। तुलसी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर सुशीला को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो तुलसी के घर जाकर उसके घर वालों से माफी मांगती है। साथ ही पुनीत को उसकी खोई हुई नौकरी भी वापस दिलवाती है।